आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बारे में हम जानेंगे कि हाइपोथेसिस के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सामाजिक घटनाओं की जटिल और अमूर्त प्रकृति के कारण जो है प्रकल्पनाओं का कोई एक सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करना कठिन है। इसलिए समाजशास्त्रियों के द्वारा जो है प्रकल्पनाओं के कई प्रकारों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है, जिसको हम निम्नलिखित व महत्वपूर्ण रूप में विद्वानों के द्वारा समझ सकते हैं एवं विद्वानों के विचारों के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले विद्वान है W.J. गुडे एंड पॉल के हट। गुडे एवं हट ने जो है प्रकल्पना को अमूर्तीकरण के स्तर के आधार पर 3 भागों में बांटा है, जिसको हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है अनुभविक एकरूपता से संबंधित प्रकल्पनाएं। वे प्रकल्पनाएं जिनका संबंध सामान्य जीवन में स्वीकृत विचार एवं व्यवहार से होता है। हमारे सहज ज्ञान जो होते हैं कुछ ऐसे ही अनुमान का सुझाव देती है, जिनके आधार पर जो है प्रकल्पनाओं का निर्माण होता है। जैसे कि गाँवों की तुलना में बाल अपराधी अधिक होते हैं। जैसे कि गाँव की तुलना में जो है बाल अपराधी नगर में अधिक होते हैं। शहरों में जो है विवाह की उम्र ग्रामीणों की तुलना में अधिक होती है। जब इनका परीक्षण हो जाता है तब वे अधिक स्पष्ट, मान्य एवं निश्चित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्रकल्पनाएं। वैसी प्रकल्पनाएं जिनको विभिन्न कारकों में तार्किक अंतर्संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इनमें जो है तथ्यों को संकलित करके तथा उनके तर्कपूर्ण को आदर्श मानकर सामान्यीकरण निकाला जाता है। तत्पश्चात जो है उसी आधार पर अन्य तथ्य व घटनाओं की परीक्षा करने और उक्त आधार को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास भी किया जाता है। ये प्रायः जो है परिस्थितिकी दशाओं का अल्पसंख्यक समूहों के व्यवहारों से संबंधित होते हैं। E.W. बर्गेस ने इस प्रकार की प्रकल्पनाओं का प्रयोग जो है नगरीय जीवन की व्याख्याओं के संदर्भ में किया था। उनकी एक प्रकल्पना थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर जो है विकास की प्रवृत्ति के लक्षण होते हैं। तीसरा पॉइंट है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्रकल्पनाएं। वैसी प्रकल्पना जो विभिन्न कारकों के तार्किक संबंधों को विश्लेषित करती है और यह बताती है कि कैसे एक कारक की विशेषता में परिवर्तन के कारण दूसरे चर यानी कि वेरिएबल्स में भी अंतर उत्पन्न होता है। जैसे कि शिक्षा में गतिशील की मात्रा में अंतर उत्पन्न करती है। उच्च शिक्षा जो है आर्थिक स्थिति एवं प्रजनन के बीच में भी संबंध पाया जाता है। दूसरे विद्वान है बर्नार्ड एस फिलिप्स। इन्होंने जो है वितरण एवं अंतर संबंध के आधार पर प्रकल्पना को 3 प्रकार बतलाए हैं। पहला है वर्णनात्मक प्रकल्पना। वैसी प्रकल्पना है जिसमें किसी घटना, वस्तु व व्यक्ति आदि विशेषताओं का वर्णन किया गया हो, वर्णनात्मक प्रकल्पनाएं कहलाती है। ये हमारे दिन प्रतिदिन के सामान्य अनुभव पर आधारित ऐसे विचार होते हैं जिनका जो है वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। जैसे कि भारत की 80% जनसंख्या कृषि रोजगार पर आश्रित है तथा भारतीय ग्रामीण जनसंख्या का 70% अशिक्षित है। वर्णनात्मक अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य जो है किसी विचार से संबंधित अधिकाधिक तथ्यों को जुटाकर उस विचार की पुष्टि या अध्ययन करना होता है। तीसरा पॉइंट है संबंधात्मक प्रकल्पनाएं। वैसी प्रकल्पनाएं जो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच मध्य यानी संबंधों को प्रकट करने वाली होती है। जैसे कि शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता में संबंध। इसमें यह भी माना जाता है कि सामाजिक एकीकरण का आत्महत्या की दर से जो है विपरीत संबंध है। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं की रचना जो है मुख्यतः अनुभविक सादृश्यताओं के आधार पर निकाले गए तार्किक निष्कर्षों पर होती है। तीसरा पॉइंट है कारणात्मक प्रकल्पना। ये वे प्रकल्पना है जो 2 चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध को दर्शाती है। जैसे कि काम के घंटों में वृद्धि के साथ कार्य संतुष्टि में भी कमी आती है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है अधिक गतिशील होते हैं। इनमें जो है एक चर अनुमित कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि काम के घंटे या शिक्षा। दूसरे चर को अनुमित प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कार्य संतुष्टि या गतिशीलता। वे चर जो अनुमित कारण होते हैं उन्हें अनुसंधान की भाषा में स्वतंत्र चर कहा जाता है। अनुमित प्रभाव वाले चरों को जो है आश्रित चर भी कहा जाता है। सामान्यतः जो है प्रकल्पना का वर्गीकरण
अनुसंधान में उनकी भूमिका एवं उपयोग के आधार पर किया जाता है। इस रूप में जो इसके 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया जो निम्नलिखित व महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है अनुसंधान प्राकल्पना। अनुसंधानकर्ता की सैद्धांतिक विवेचना के फलस्वरूप विकसित प्राकल्पना अनुसंधान प्राकल्पना कहलाती है। इन्हें जो है कार्यकारी प्राकल्पना यानी कि वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि अनुसंधान में ये तात्कालिक रूप से प्राप्त एक अच्छी प्राकल्पना होती है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान का कार्य संपन्न करता है। इन परिकल्पनाओं का परीक्षण ही अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य होता है, जिससे उन्हें सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है शून्य या नकारात्मक प्राकल्पना। वैसी प्राकल्पनाएं जो किसी विषय के बारे में नकारात्मक रूप से अनुमानात्मक संबंध को व्यक्त करती है। जहाँ अनुसंधान प्राकल्पना में अनुमानात्मक कथन को सही समझा जाता है, वहीं नकारात्मक प्राकल्पना उस संबंध को नकारती है और यह बताती है कि दो चरों के बीच नहीं यानी कि शून्य का संबंध है, जैसे ईमानदारी का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तीसरा पॉइंट है सांख्यिकीय प्राकल्पना। एफएन कर्लिंगर ने लिखा है कि सांख्यिकीय प्राकल्पना एक ऐसी प्राकल्पना होती है जो सारभूत प्राकल्पनाओं के संबंधों को सांख्यिकीय पदों में व्यक्त करती है, जैसे अ समूह की आयु का मध्यमान ब समूह की आयु के मध्यमान से अधिक है। इस प्रकार जो है हमने प्राकल्पना के प्रकार को बतलाया। विद्वानों के द्वारा विलियम जे गुडविन ने 3 भागों में विभाजित किया था प्राकल्पना को, और बर्नार्ड एस फिलिप्स ने ये 3 भागों में प्राकल्पना को बांटा था। और प्राकल्पना का वर्गीकरण जो है अनुसंधान में उसकी भूमिका एवं उसके उपयोग के आधार पे किया गया था। इस आधार पे हमने प्राकल्पना का प्रकार बतलाया जो बहुत ही प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी।